107 बेबस मही तलब। रात का वक्त। मही ने मृत्युंजय का हाथ छोड़कर अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, क्या बात कर रहे थे आप उससे? इस पर मृत्युंजय ने अपनी एक आईब्रो उठाकर कहा, कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं। ये सुनकर मही ने गुस्से से कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। जब मेरे आंखों के सामने झूठ बोल सकते हैं तो पीठ पीछे तो आपने कितने झूठ बोले होंगे। इस पर मृत्युंजय ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। तो मही ने कहा, अच्छा, और मैं यकीन कैसे करूं? इस पर मृत्युंजय ने उसे देखा। जी लगभग पूरे गुस्से में थी, उसका चेहरा जलन से लाल था। इस वक्त वो कितनी खूबसूरत लग रही थी मृत्युंजय शायद जाहिर भी नहीं कर सकता था। उसके यकीन वाली बात पर मृत्युंजय ने आने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर कहा, एस योर विश। ये सुनकर मही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उससे इस वक्त इतना गुस्सा आया कि पूछो मत। उसने अपनी एक उंगली उसे दिखाते हुए कहा, आप भी न सबकी तरह है। सही कहती है निकिता कि सब एक जैसे ही होते हैं। ये कहते हुए मही गुस्से से वहां से जाने लगी। वो पानी के स्टॉल के पास पहुंची और पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। तभी मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ एक दीवार से लगा दिया। इस बीच पानी का गिलास मही के हाथ से छुटकर नीचे गिर गया। मही ने घबरा कर सामने देखा, लेकिन मृत्युंजय को देखकर उसकी घबराहट की जगह गुस्से ने ले ली। उसने कहा, आप क्या पागल हो गए हैं? ये क्या कर रहे हैं? वो अपने हाथ को उससे छुड़ाते हुए बोली, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए उससे जाकर बातें कीजिए। इस पर मृत्युंजय ने उसके चेहरे के थोड़ा नजदीक जाकर कहा, सच में जाऊं? मृत्युंजय की बात सुनकर मही ने उससे गुस्से भरी नजरों से घूर कर देखा, फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे आपसे कोई बात करनी ही नहीं है, आप बस मुझे छोड़ दे। मही कोशिश करती रही मगर मृत्युंजय ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसने बिल्कुल उसके करीब खड़े होकर उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुमने इसे क्यों पहना? इधर मही जो अभी गुस्से में थी, उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और न ही कुछ कहा। उसका सारा ध्यान बस अपने हाथ को छुड़ाने पर था जो इस वक्त मृत्युंजय की गिरफ्त में था। उसके जवाब न देने पर मृत्युंजय ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। दर्द से मही के मुंह से सिसकी निकली। उसने गुस्से से मृत्युंजय को घूरा तो मृत्युंजय ने कहा, जवाब दो बीबी। इस पर मही ने कहा, दूसरी तरफ देखते हुए कहा, दुर्गा पूजा वाले दिन साड़ी ही पहनते हैं और वो भी ऐसे ही, हमारा ट्रेडिशन है। सुन लिया, अब छोड़िए। मृत्युंजय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, नाराज हो? इस पर मही ने कहा, नहीं, बहुत खुश हूं। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप उससे बात क्या कर रहे थे? मृत्युंजय ने कहा, मैं उससे बात नहीं कर रहा था बीबी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मही चुप हुई, फिर बोली, हाँ तो वो आपसे क्या बात कर रही थी? इस पर मृत्युंजय ने कहा, मुझे क्या पता। ये सुनकर मही को फिर से गुस्सा आ गया। उसने कहा, आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। तो मृत्युंजय ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता बीबी। सही कहा उसने, वो झूठ नहीं बोलता था। उसे विंदु की कोई बात ध्यान नहीं थी क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ मही पर ही था। वो क्या कर रही थी, कैसे देख रही थी, हर एक चीज पर मृत्युंजय का ध्यान था, इसलिए उसने विंदु की बात पर ध्यान दिया ही नहीं था। मही ने उससे कहा, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया? इस पर मृत्युंजय ने कहा, जरा भी नहीं। ये सुनकर मही का गुस्सा जरा कम हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे दोबारा गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो आपका ध्यान कहाँ था? इस पर मृत्युंजय ने उसे देखते हुए कहा, तुम पर। तो मही एकदम से कहा, अच्छा तो। कहते कहते वो जरा रुकी। उसने एक बार मृत्युंजय की बात को मन में दोहराया, फिर अपनी पलकें उठाकर मृत्युंजय को देखा जो उसे ही देख रहा था। फिर इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, झूठे, हटिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। इस पर मृत्युंजय ने उसके चेहरे के करीब बढ़ते हुए कहा, करने दो। मही उसके अचानक करीब आने से घबरा गई। भले ही इधर कोई ना हो लेकिन फिर भी वो बाहर थे, अपने घर में नहीं। मही ने उससे कहा, मैं अब भी आपसे गुस्सा हूं, समझे आप, इसलिए दूर रहिए। मही उससे दूर होने के लिए कसमसाने लगी, लेकिन मृत्युंजय की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मही चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी। मृत्युंजय ने उसके होठों के करीब बढ़ते हुए कहा, हम जानता हूं और मैंने तुम्हें मना नहीं किया। इससे पहले कि मृत्युंजय वो थोड़ा बची दूरी तय कर पाता, वहां एक महीन आवाज उन दोनों के कान में पड़ी, परी मासी। ये सुनकर मृत्युंजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और मृत्युंजय को देखकर मही के चेहरे पर एक दबी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मृत्युंजय को धक्का देकर दूर किया और जाकर अवि के पास आकर कहा, हाँ बच्चा, क्या हुआ? इस पर अवि ने डरते हुए मृत्युंजय को देखा और उसके पैरों के बीच छुप गया। मही ने अपना सिर उठाकर मृत्युंजय को देखा जो अवि को अपनी सख्त नजरों से देख रहा था। मही ने नाम में सिर हिला दिया। उसने मृत्युंजय से कहा, बच्चे को डरा क्यों रहे हैं? फिर अवि को अपनी गोद में उठाकर कहा, क्या हुआ अवि, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको अपनी मम्मा के पास होना चाहिए था। इस पर अवि बोला, मम्मा खो गई मासी। अवि की बात सुनकर मही को हंसी आ गई। वो उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ओके, हम मिलकर मम्मा को ढूंढते हैं।
इस पर अवि के चेहरे पर स्माइल आ गई। इधर मृत्युंजय की मुट्ठी कस गई। पहले वो मही को जला रहा था और अब उसे इस छोटे से बच्चे से जलन हो रही थी, सबसे ज्यादा तब जब मही ने उसे किस किया। इधर शुभ, आदि, अभिषेक और अक्षय के साथ एक टेबल पर बैठा था। तभी वहां अनिकेत ने एक प्लेट बीच में रखते हुए कहा, ये लो। तभी आदि ने कहा, रसगुल्ले। इस पर शुभ बोला, रसगुल्ले नहीं, रसोगुल्ले। तो आदि बोला, हाँ वही रसगुल्ले। तो शुभ ने अपना सिर हिला दिया और कहा, हाँ तेरे लिए ये रसगुल्ले ही है। तभी वहां निकिता और आ गई। वो उनके पास बैठकर बोली, तो क्या कर रहे तुम लोग। इस पर अभिषेक ने कहा, खाना पीना आप भी खाए, भाभी बहुत टेस्टी है। तभी वंदु और नंदिता वहां आ गई। वो भी उन्हीं के पास आ गई। इधर मृत्युंजय और मही दोनों उसी तरफ आने लगे। इधर अवि मही की गोद में था। अवि मही से बोला, मासी ये डरावने से अंकल कौन है। उसने मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मही के चेहरे पर दबी सी एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अवि से कहा, ऐसे नहीं कहते अवि, ये आपके मौसाजी है। इस पर अवि ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मगर मुझे ये वाले मौसाजी अच्छे नहीं लगे, इन्हें चेंज कर दे। अब की बार मही उसे हैरानी से देखने लगी। उसने मृत्युंजय को देखा जो घूर कर अवि को देख कर रहा था, जो उसी की बीवी की गोद में चिपका बैठा उसी की बुराई कर रहा था। मही ने उससे एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बच्चा है। इस पर मृत्युंजय ने मही को घूर कर देखा और फिर आगे बढ़ गया। इधर मही ने उसके जाने के बाद एक गहरी सांस ली और अवि से कहा, अवि बैड मैनर ऐसे नहीं कहते। इस पर अवि ने हाँ मैं सिर हिला दिया। वो वही आ गई जहां सब बैठे हुए थे। शुभ ने मही को देखकर कहा, दी ये लीजिए रसगुल्ले। इस पर मही ने उसे लेकर अवि को खिलाने लगी। उसके दूसरी तरफ नंदिता बैठी थी और नंदिता के बराबर में वंदु बैठी थी। इधर मही के दूसरी तरफ निकिता बैठी थी। अक्षय ने टिश्यू पेपर के लिए मही को आवाज दी तो मही अवि में लगी थी, इसलिए उसने सुना नहीं। तभी वंदु ने कहा, वो ऐसे नहीं सुनेगी, रुको मैं उसे बुलाती हूँ। तभी उसने तेज आवाज में कहा, ओ मधुबाला। ये सुनकर मही हैरानी से अपना सिर उठाकर इधर उधर देखने लगी कि यहाँ कौन है जो उसे इस नाम से बुला रहा है। अक्षय भी उसे हैरानी से देखने लगा। उसने उसकी एक बात नहीं सुनी थी, लेकिन जैसे ही वंदु ने मधुबाला नाम से बुलाया तो उसने एक बार में ही सुन लिया। इधर मही को जैसे कुछ याद, वो वंदु को घूरते हुए कहा, वंदु यहाँ नहीं। किसी को वंदु का मही को मधुबाला बुलाना समझ में नहीं आया। इस पर वंदु ने कहा, मैं नहीं, ये तुम्हें बुला रहा था। मही ने अक्षय को देखा तो अक्षय ने कहा, भाभी माँ टिश्यू पेपर। तभी निकिता ने कहा, वंदु तुमने भाभी को मधुबाला क्यों बुलाया। इस पर वंदु ने उन सबको देखा, सभी की नजर उसी की तरफ थी। फिर उसने मही को देखा और कहा, मही तुम्ही तादेर कूची बोलोनी, तूने इन्हें इस बारे में नहीं बताया। इस पर मही बोली, वंदु एता समय व्यापार रखून, तुम्ही चुप करो, वो कब की बात है, अब तू भी चुप कर। उन दोनों को आपस की बातें सबके सिर के ऊपर से निकल रही थी। अनिकेत ने कहा, बड़ी मामी आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं, हमें भी तो बताए। अनिकेत यहाँ चुप हुआ था कि वंदु ने कहा, मामी। तो शुभ बोला, हाँ ये जीजू का भांजा है अनिकेत। इस पर वंदु ने सिर हिलाते हुए कहा, ओ अच्छा, वैसे मैंने मही को इस नाम से इसलिए बुलाया क्योंकि हमारे स्कूल में सब उसे मधुबाला कहकर बुलाते थे। इसने स्कूल की एक फंक्शन में मधुबाला की एक्टिंग की थी, तब से स्कूल में सबको लगता था कि इसका नाम मधुबाला है। और फिर तभी मही ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं वंदु बस कर। तभी निकिता ने कहा, नहीं बताओ वंदु आगे क्या हुआ। इस पर वंदु ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हमारे स्कूल में न एक लड़का था मानव, उसे मही से पहली नजर का प्यार हो गया था। उसे भी यही लगता था कि मही का नाम मधुबाला है, इसलिए उस बेचारे ने पूरी रात जगकर मही के लिए, मतलब हमारी मधुबाला के लिए प्रपोजल लेटर लिखा था। उसकी बात सुनकर अक्षय ने कहा, स्कूल में प्रपोजल लेटर। इस पर वंदु ने कहा, और नहीं तो क्या तुम्हें पता है, मही की सिर्फ एक झलक देखने के लिए वो दिन भर धूप में खड़ा रहा था। तो मही बोली, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर वंदु ने कहा, ओ रियली, देख तू मान ना मान, लेकिन मैंने उसे देखा था जब हमारे घर के बाहर खड़ा था। वंदु की बात सुनकर सब ज्यादा शॉक नहीं थे, क्योंकि मही के आशिकों की लिस्ट कितनी लंबी थी ये तो वो देख चुके थे, लेकिन बचपन में भी उसे लव लेटर मिल चुके थे, ये बात उन्हें हैरान जरूर कर गई थी। मही ने वंदु को घूरते हुए कहा, अब चुप हो जा। मही ने इतना ही कहा था तभी वहां कुछ अनाउंसमेंट होने लगी। नंदिता अवि को लेकर चले गए और शुभ भी आदि के साथ खाना चले गए। अन्नी भी उनके पीछे ही गया था। इधर अभिषेक के फोन पर किसी का कॉल आ गया तो वो थोड़ी दूर चला गया और अक्षय को निर्मल जी ने बुला लिया। तभी वहां मृत्युंजय और विवान आ गए। मृत्युंजय को देखकर वंदु को एम्बरेसमेंट हो रही थी, उसने न जाने उससे क्या क्या कह दिया था। वंदु ने मृत्युंजय से सॉरी भी कहा, वो थोड़ी मुंहफट थी, इसलिए जो दिल में होता था वो जुबान पर ले आती थी। मृत्युंजय ने भी उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। थोड़ी देर बाद वंदु उठते हुए बोली, मही तूने जीजू को बताया।
इस पर मही इसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, किस बारे में? तो वंदू ने मुस्कुराते हुए कहा, मानव के बारे में। मानव के बारे में सुनकर मही की आंखें बड़ी हो गई। उसने उसे गुस्से से घूरा तो वंदू बोली, आराम से बता देना, और वहां से चली गई। इधर मही ने वंदू के जाने के बाद मृत्युंजय को तिरछी नजरों से देखा, जो अपने फोन में देख रहा था। मही ने एक गहरी सांस ली। उससे लगा कि मृत्युंजय ने वंदू की बात को सीरियस नहीं लिया। हाँ, शायद नहीं ही लिया था। वहां अभी अभी एक वेटर सबके लिए जूस लेकर आया था। उसने गिलास उठाकर सबके सामने रख दिए। मही ने गिलास पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया था तो मृत्युंजय ने उसके सामने से गिलास उठाकर रख दिया। इस पर मही ने कहा, ये क्या मुझे पीना है? तो मृत्युंजय ने कहा, ये ठंडा है, तुम इसे नहीं पी सकती। तो मही ने कहा, पर जूस तो पी सकती हूं ना मैं। इस पर मृत्युंजय ने एक वेटर को अपनी तरफ बुलाते हुए उसमें रखा हलवा उसके सामने रखते हुए कहा, हम पी सकती हो मगर ठंडा नहीं। उसकी बात सुनकर मही का मुंह बन गया। इधर निकिता ने कहा, बड़े भैया, अब जब भाभी का मन है तो उन्हें पीने दीजिए ना। इस पर मृत्युंजय ने उसे अपनी ठंडी नजरों से देखा तो निकिता ने अपनी नजरें इधर उधर कर ली। तभी मही ने मृत्युंजय का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, उसे मत घूरिए, सही कह रही है, वो मेरा मन था। इस पर मृत्युंजय ने कहा, घर चलकर पी लेना, अभी इसे खाओ। तो मही ने कहा, एक शर्त पर, आप मेरे लिए चॉकलेट केक लेकर आएंगे। इस पर मृत्युंजय ने कहा, बीबी, वो तुमने अभी खाया है। अभी कुछ दिन पहले जिस दिन मही मेंशन रुकी थी उसी दिन मृत्युंजय उसके लिए चॉकलेट केक लेकर आया था, और अब वो फिर मांग रही थी। वही मही ने कहा, हाँ, मगर उसे काफी दिन हो गए ना, अब मैं आपकी बात मान रही हूं तो क्या आप मेरी एक बात नहीं मान सकते? इस पर मृत्युंजय ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ले आऊंगा। इधर मृत्युंजय ने मही के सामने रखा जूस का गिलास उठाकर उसमें से थोड़ा जूस नीचे डाला। जिधर वो जूस गिरा था वहां का कारपेट 5 मिनट बाद काला हो गया, और ये देखकर मृत्युंजय ने अपनी नजरें उस पर हटा ली। साजिश तो वही थी मगर ऐसा करने वाला इंसान अलग था, क्योंकि नैना अब भी उसके पास थी। हालांकि ये किसने किया था, मृत्युंजय ये बात बहुत अच्छे से जानता था। इधर वो वेटर जो मही के सामने जूस रखकर गया था, पानी के बड़े बड़े टैंक के पास जाकर खड़ा हो गया और गहरी सांस लेने लगा। तभी 2 गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बंद करते हुए उसे वहां से लेकर चले गए। देर रात सिंदूर खेलने की रस्म शुरू हो गई। वंदू ने मही और नंदिता दोनों को सिंदूर लगा दिया। यहाँ मही ने निकिता और बाकी सबके सिंदूर लगा दिया। इधर निकिता सिंदूर लेकर विवान को लगाने लगी। विवान ने उससे दूर होते हुए कहा, नहीं, मुझे ये सब मत लगाना। इस पर निकिता ने कहा, अरे ये तो लगना ही होता है, चलो अब जल्दी से लगवा लो। तो विवान दूसरी तरफ हटते हुए बोला, निकिता, मैंने कहा ना, मुझे ये सिंदूर नहीं लगाना, तुम किसी और को लगाओ ना जाकर। तो निकिता उसने पीछे भागते हुए शरारत से बोली, मैं तो तुम्हें ही लगाऊंगी, और क्योंकि मेरी नज़र में एक यहाँ तुम ही जो बिल्कुल साफ सुथरे नजर आ रहे हो। कहते हुए वो विवान की तरफ बढ़ी मगर फिर अपनी साड़ी में उलझ कर गिरने लगी। विवान जो अब तक उससे बचने के लिए पीछे की तरफ जा रहा था, उसने आगे बढ़कर निकिता को पकड़ लिया। निकिता के हाथों का सिंदूर उसके कपड़ों में लग गया। उसने डर से अपनी आंखें बंद करके विवान के सीने में अपना सिर छुपा लिया। विवान ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, निकिता, सब ठीक है। इस पर निकिता ने अपना चेहरा उसके सीने से निकाला और थोड़ी दूर हट गई। तभी विवान ने उसे डांटते हुए कहा, जब तुम्हें साड़ी नहीं पहननी आती तो पहनती क्यों हो? तो निकिता ने कहा, तुम्हारे घर में जो दो दादी बैठी हुई न, ये सब उन्हीं की दुआ से है। उन्हें तो तब अच्छा लगेगा जब उनकी बहू ये 2 गज का कपड़ा लपेट कर चलेगे। तो विवान ने अपना सिर हिला दिया। निकिता उसकी दादी और बुआ दादी दोनों ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। कभी कभी तो विवान को लगता था कि अगर निकिता को इन दोनों के साथ अकेला छोड़ दिया जाए तो निकिता उन्हें मार ही डालेगी। ये सब सोचते हुए विवान ने निकिता से कहा, तुम इतनी सीधी नहीं हो जो उनकी बातें सुन लो। इस पर निकिता ने कहा, हाँ, वो तो मैं नहीं हूं, लेकिन तुम वो सब छोड़ो। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों में बचा सिंदूर उसके गाल पर लगाते हुए कहा, हैप्पी दुर्गा पूजा। इस बार विवान ने पीछे होने की कोई कोशिश नहीं की, वरना क्या पता इस बार वो कहाँ गिर जाए। उसने भी प्लेट से सिंदूर उठाकर उसकी मांग में भरते हुए कहा, हैप्पी दुर्गा पूजा। विवान तो कहकर चला गया मगर निकिता उसे देखती रह गई। उसने सिंदूर को उसके गालों पर न लगाकर दोबारा उसकी मांग में भरा था। इधर मही ने अपने दोनों मुट्ठी में सिंदूर लिया और एक तरफ खड़े मृत्युंजय के पास जाकर उसके लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बीबी, ये नहीं। इस पर मही ने कहा, अरे पर ये तो रस्म है। तो मृत्युंजय ने कहा, जो भी हो, लेकिन तुम मुझे नहीं लगोगी। इस पर मही ने कहा, लगाने दीजिए ना प्लीज। मृत्युंजय ने मही को देखा तो उसने मासूमियत से कहा, एक बार प्लीज।
तो मृत्युंजय ने उसका हाथ छोड़ दिया। मही ने मुस्कुरा कर उसके दोनों गाल पर लगाते हुए कहा, हैप्पी दुर्गा पूजा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी तो मृत्युंजय ने उसे पकड़ लिया और कहा, मेरी बारी। इस पर मही ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये लीजिए। मही ने अपने हथेली खोल दी जिसमें सिंदूर था। मृत्युंजय ने उसके हाथ से सिंदूर अपने हाथ में लिया, फिर उसे मही के गाल पर न लगाकर अपने हाथ को उसकी कमर पर रख दिया। मही हैरान होकर उसे देखने लगी। उसे नहीं लगा था कि मृत्युंजय ऐसा कुछ करेगा, वो भी इतने लोगों के बीच। वो पीछे होने लगी लेकिन मृत्युंजय ने उसे एक कदम भी दूर होने नहीं दिया। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसकी कमर के आसपास सिंदूर लगा दिया। यहाँ मही के चेहरे पर मौजूद सिंदूर से भी ज्यादा लाल मही के गाल हो चुके थे। मही की सांस मानो अटक ही गई थी। उसने मृत्युंजय अपने भरपूर गुस्से भरी नजरों से देखा, जिनमें गुस्से के साथ हया भी थी, जो गुस्से से ज्यादा थी। मृत्युंजय ने उसके कान के पास जाकर कहा, हैप्पी दुर्गा पूजा। उसकी गर्म सांसों को खुद पर महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली और फिर उसके पास से चली गई। मही ने सबके साथ सिंदूर खेला मगर वो फिर वापस मृत्युंजय के पास नहीं गई। पूरे पांडाल में सिर्फ लाल रंग उड़ रहा था। सिंदूर खेलने के बाद सब थक चुके थे। शालिनी जी ने कहा, मैंने आज इतनी शानदार दुर्गा पूजा नहीं देखी। उद्धरण चिन्ह। इस पर रूपाली ने कहा, ये तो कुछ नहीं है, हमारे कोलकाता में तो इससे भी शानदार दुर्गा पूजा होती है। देर रात सब वापस आने लगे। मही को मृत्युंजय थोड़ा पहले ही ले आया था क्योंकि उसे रेस्ट की जरूरत थी। अब मही को अब नींद तो नहीं आ रही थी मगर उसे अब थकान थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों रोज कैसल पहुंचे। इस वक्त वहां घर का कोई दूसरा मेंबर नहीं था। मही ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। उसने चिढ़ते हुए खुद से कहा, मैंने कहा था इतना सब कुछ न करे, लेकिन नहीं, जबरदस्ती मुझे इतना सब पहना दिया। उसने एक एक करने सब कुछ निकाल कर रख दिया। अब मही सिर्फ साड़ी में थी, बाकी सब कुछ वो उतार चुकी थी। मही सोफे पर बैठकर बोली, उफ कितना हैवी था, अब ये साड़ी भी उतार दूं, फिर आराम से लेटूंगी। ये कहते हुए मही उठकर क्लोजेट की तरफ जाने लगी और डोर को सरकाया ही था कि तभी किसी ने अपना हाथ वहां रख दिया और डोर को आगे बढ़ने से रोक दिया। मही ने घूमकर देखा और कहा, क्या हुआ, मुझे चेंज करना है। इस पर मृत्युंजय ने डोर को बंद करते हुए उसे उस डोर से लगाकर कहा, हु इज ही। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर मही नासमझी से कहा, कौन, किसकी बात कर रहे आप। इस पर मृत्युंजय ने उसे देखते हुए गहरी आवाज में कहा, मानव। मानव का नाम सुनकर मही उसे हैरानी से देखने लगी। मतलब उसने उस वक्त सब कुछ सुना था और सीरियस भी लिया था। मृत्युंजय की पेसेसिवनेस का नमूना उसने बहुत अच्छे से देखा था। जब उसे एक बच्चे से जेलेसी हो सकती है, फिर मानव ने तो उसे प्रपोज किया था। और अगर ये बात मही को पता चली तो मृत्युंजय क्या करेगा। मही ने घबरा कर कहा, कौन मानव। इस पर मृत्युंजय ने अपना एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे सख्ती से अपनी तरफ खींचा और कहा, वही जो तुम्हारे लिए पूरा दिन धूप में खड़ा रहा था। मही, जो मृत्युंजय के अचानक खींचने से उसकी बाहों में आ चुकी थी, वो उसकी बात सुनकर झट से बोली, आपको कैसे पता। फिर उसे याद आया कि ये वो क्या बोल गई। उसने अपनी आंखें कसकर भींची, फिर खोलकर मृत्युंजय को देखा जो उसे ही देख रहा था। मही ने एक गहरी सांस लेकर उससे कहा, मुझे नहीं पता कि क्या बात थी, बस एक दिन उस लड़के का मेरे पास एक लेटर आया था, मैंने तो उसे लिया भी नहीं, वंदू ने ही पढ़ा था। उसने मुझे प्रपोज किया था मगर मैंने मना कर दिया। मैंने आज तक उसे ठीक से देखा भी नहीं, स्योक्ति। इस पर मृत्युंजय उसे देखने लगा जो अपनी 2 उंगलियों अपने गले को पकड़े उससे बड़ी उम्मीद से देख रही थी। उसने सच कहा था, वो वाकई उसे नहीं जानती। हाँ, सिर्फ उसका नाम उसे मालूम था, वो भी इसलिए क्योंकि वो प्रपोजल लेटर पर लिखा हुआ था। उस वक्त ये सब मही के दिमाग के ऊपर से निकला था क्योंकि उसी वक्त माहिक और श्रेया की डेथ हुई थी, इसलिए वो इतनी सारी चीजों में घिरी थी कि उसे इन सब के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। मृत्युंजय ने उसके गले से उसका हाथ हटाकर उसके कंधे से कुछ ऊपर अपनी नोज से टैप करते हुए कहा, और मैं यकीन क्यों करूं। इस पर मही ने कहा, मैंने सब सच कहा है, आप चाहें तो पता कर ले या फिर वंदू से पूछ ले। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, और मैंने भी तो आपकी बातों पर यकीन किया था ना। तो फिर। मही ने अभी इतना ही कहा था कि मृत्युंजय ने अपनी उंगलियों से उसकी कमर पर दबाव बनाते हुए उसे अपने और भी करीब कर लिया। मही एकदम से चुप हो चुकी थी क्योंकि वो उसके कुछ ज्यादा ही नजदीक चली गई थी। उन दोनों के चेहरे के बीच सिर्फ के इंच भर का फर्क था। मही तो अपने पंजों पर खड़ी हो गई। उसके हाथ जो मृत्युंजय पर के सीने पर रख थे वो उनके बीच ही कहीं दबकर रह गए। वो इतने करीब थे कि मृत्युंजय की सांसें मही को खुद के ऊपर साफ महसूस हो रही थी। इधर मृत्युंजय ने पहले तो मही की आंखों में देखा, फिर उसकी नजरें फिसलती हुई उसके होठों और जा पहुंची। पहले तो उसने अपनी एक उंगली से मही का चेहरा ऊपर उठाया, फिर उसके होठों के नीचे किस किया और बस कुछ ही पल में उसने ये दूरी तय करते हुए मही के होठों पर अपने होठ रख दिए।
कितने वक्त से उसे तलब लगी थी, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, मगर अब उसका सारा कंट्रोल हवा हो गया था। मही के इतने करीब आकर वो अपनी हद में रहे, ये तो मुमकिन ही नहीं था। इधर मही जो पहले चौंकी थी लेकिन फिर संभल गई थी, इधर मृत्युंजय ने मही को पीछे क्लाइसेट के डोर से लगा दिया था। मही बेचारी अपने पंजों पर खड़ी थी और मृत्युंजय उसके नाजुक गुलाबी होठों में खोया हुआ था। मही जब लड़खड़ाने लगी तो मृत्युंजय ने उसे कसकर पकड़ लिया और इस वजह से मही के पैर मृत्युंजय के पैरों के ऊपर आ गए। जो थोड़ी बहुत दूरी मही ने रखी थी, मृत्युंजय ने उसे भी खत्म कर दिया। अब तो वो बेबस हो चुकी थी, क्योंकि मृत्युंजय की मनमर्जी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मृत्युंजय भी कैसे भूल जाए कि उसने अवी को किस किया था। मृत्युंजय ने उसकी कमर पर रखा हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हुए उसकी ब्लाउज की लटकती डोरी को खींच लिया। जब 108 मृत्युंजय का रोज कैसल छोड़कर जाना। अगली सुबह 4th फ्लोर मृत्युंजय के कमरे में मृत्युंजय मही को अपनी बाहों में भरकर सोया हुआ था। उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट पड़ा था। मृत्युंजय शर्टलेस था, क्योंकि उसकी शर्ट तो मही ने पहनी हुई थी। बेड के एक तरफ टेबल पर रखा मृत्युंजय का फोन बजने लगा। उसकी आवाज सुनकर मृत्युंजय ने अपने फोन को उठा लिया और उसे कान पर लगाकर सुनने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोल ली और कहा, खत्म कर दो। फिर काल काटकर फोन को वापस टेबल पर रख दिया। वो उस शख्स को खत्म करने की बात कर रहा था जिसने मही की जूस के साथ छेड़छाड़ की थी। चाहे उसकी कोई भी मजबूरी रही हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने अपनी बाहों में सोती मही को देखा जो गहरी नींद में सोई हुई थी। वैसे भी अभी सुबह के 5 बज रहे थे और ये उसका उठने का वक्त नहीं था। फिलहाल तो रोज कैसल में सभी सो रहे थे, क्योंकि सब कल के थके हुए थे। आदि, अन्नी, अक्षय और अभिषेक तो सुबह सुबह 3 बजे आए थे और वहां शुभ भी मेंशन 3 बजे गया था। निकिता और विवान भी अपने कमरे में सोए हुए थे। मृत्युंजय ने मही को आराम से सुलाया, फिर उसके फहद पर किस करते हुए वहां से उठ गया और जिम की तरफ चला गया। जिम से आने के बाद मृत्युंजय रेडी होकर सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में उसका लैपटॉप था जिस पर उसकी उंगलियां हरकत कर रही थी। उस शांत कमरे में सिर्फ टक टक की आवाज गूंज रही थी। 7 बज चुके थे और अभी लग नहीं रहा था कि मही का उठने का कोई इरादा था। मृत्युंजय के फोन पर फिर से किसी का कॉल आया। मृत्युंजय ने फोन को उठाकर अपने कान पर लगाया। उधर से रोकी ने कुछ कहा तो मृत्युंजय ने कहा, मैं आ रहा हूं। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे टेबल पर रखकर अपने कोट के बंद करके एक बार मही के पास गया, जो आज ही सारी नींद पूरी करने में लगी थी। मृत्युंजय ने उसके बालों को कान के पीछे किया, फिर उसके फहद पर अपना हाथ रखकर देखा। मही की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल था। फिर वहां अपने होठ रखते हुए उसके होठों पर किस किया और ब्लैंकेट को ठीक करके कमरे से बाहर आ गया। रोज कैसल में अभी कोई नहीं उठा था। सब कल के थके हुए थे। हाँ, मगर बुआ दादी वो अपने वक्त से उठ गई थी। उनकी आदत थी, वो चाहे रात को कितनी भी लेट क्यों न सोए, मगर सुबह सुबह उनकी आंख 4 बजे खुल जाती थी। कुछ मामलों में मृत्युंजय और बुआ दादी एक जैसे थे। जैसे वो जब किसी से दुश्मनी कर लेते तो जिंदगी भर उस शख्स से अपनी दुश्मनी को निभाते थे, मर सकते थे मगर उसके सामने झुक नहीं सकते थे। तभी तो इतना सब कुछ होने के बाद बुआ दादी के इरादे अब भी वही थे। वो आज भी मृत्युंजय को बर्बाद देखना चाहती थी। बुआ दादी बाहर ही बैठी थी। वो अपनी सुबह सुबह की काफी पी रही थी, मगर जैसे ही उनकी नजर मृत्युंजय पर गई तो उन्होंने उसे आवाज देकर बुलाया। मृत्युंजय जो अपने कार की तरफ जा रहा था, वो बुआ दादी की आवाज सुनकर रुक गया। मृत्युंजय ने मुड़कर उन्हें देखा। बुआ दादी बाहर पड़ी टेबल के पास बैठी थी। उन्होंने मृत्युंजय से कहा, आ जाओ, बैठ जाओ मृत्युंजय, हम भी तुम्हारे अपने ही है, गैर नहीं। मृत्युंजय ने उन्हें कुछ पल तो देखा, फिर उनकी बात मानकर बैठ गया। उसने अपने एक पैर के ऊपर पैर रखा और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए उन्हें देखने लगा। बुआ दादी ने एक कॉफी का कप उसके लिए बनाते हुए कहा, लो कॉफी पियो, बिल्कुल वैसी है जैसी तुम पसंद करते हो। मृत्युंजय ने कप उठा लिया। तभी बुआ दादी ने कहा, कितनी अजीब बात है न मृत्युंजय, हमारी पसंद एक दूसरे से कितनी मिलती है। काफी तुम्हें भी ऐसी ही पसंद है और मुझे भी, लेकिन इन सब के बावजूद मैं और तुम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। फिर वो सामने देखने लगी और अपनी कॉफी पीते हुए कहा, तुम बचपन से छोटे के बहुत करीब थे मृत्युंजय, लेकिन तुम्हें पहचाना सिर्फ मैंने था। जब तुम और विवान पैदा हुआ थे तो तुम्हारी सांसें बहुत धीमी थी। डॉक्टर ने कहा था कि वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, मगर सबकी उम्मीद से परे तुम जिंदा बच गए और बहुत जल्दी रिकवर भी हो गए। पता है, उस पल मुझे तुमसे बहुत डर लगा था। पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन जैसे धीरे धीरे वक्त बीतता गया मुझे समझ आ गया कि वो मेरा डर ही था। मैं समझ गई थी कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हो, जो मेरी सालों की मेहनत को बर्बाद कर देगा।
जानते हो सरकार भले ही छोटे को बनाया था लेकिन हुकूमत मेरी चली थी। छोटे तो मेरे इशारे पर घूमता था, जो मैं कहती वैसा ही करता, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे ये बात मैं जानती थी, इसलिए तुम्हारे सरकार बनते ही मैंने तुम्हें रानीखेत से बाहर निकालने का रास्ता सोच लिया। लोगों को आज भी बलवंत के भाइयों का मंदिर आना बस एक इत्तेफाक लगता है। इस पर मृत्युंजय ने काफी का एक घूंट पीते हुए कहा, मुझे सरकार बनाना चाहिए, ये बात मिस्टर शेरावत के दिमाग में आपने डाली थी, जनता हूं मैं। बुआ दादी मृत्युंजय की बात सुनकर पहले तो बिल्कुल चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, मृत्युंजय कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है कि काश अनमोल तुम्हारी तरह होता या फिर तुम अनमोल की जगह होते, मगर बस बात तो यही है कि तुम अनमोल की जगह नहीं हो। खैर सही कहा तुमने, तुम्हें सरकार बनाने की बात मैंने की थी क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हें सरकार बनता देख बलवंत चुप नहीं बैठेगा और फिर तुम कोई गलती जरूर करोगे और उसे पकड़कर मैं तुम्हें हवेली से बाहर कर दूंगी। मैं छोटे से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं अपने रुतबे से भी उतना ही प्यार करती हूँ। मेरा भाई मेरे लिए अजीज है मगर उसके बच्चे नहीं। आज तक जो मैंने सोचा है वो हुआ है और अब जो सोचा है वो भी होगा। इस पर मृत्युंजय ने काफी का कप टेबल पर रखते हुए, जो करना है कीजिए, बस एक बात का ख्याल रखिए कि अगर मेरी बीबी को आप इन सब के बीच लेकर आए तो इस बार गोली कंधे पर नहीं सीने पर चलेगी। तो बुआ दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेफिक्र रहो, इस बार तुम्हारी बीबी को बीच में नहीं लाऊंगी, इस बार तुम्हारी बारी है मृत्युंजय। मृत्युंजय अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहां से चला गया। इधर विवान दूर खड़ा ये सब देख रहा था, उसने उन दोनों के बीच की बातें तो नहीं सुनी मगर उससे ये सब थोड़ा अजीब तो लगा था। बुआ दादी और मृत्युंजय एक साथ, ये जितना अजीब था उतना ही हैरान कर देने वाला भी था। खैर उसने अपना सिर झटका और वहां से चला गया। इधर शुभ आदि आज कॉलेज नहीं गए थे क्योंकि अब भी सो रहे थे। इधर मही ने करवट ली, फिर अपना हाथ फिराने लगी, उसकी आंख खुल गई। मृत्युंजय को न देख मही झट से उठ गई। उसने टाइम देखा जिस पर 9 बज रहे थे। मही ने अपने सर पर हाथ रखा और खुद से कहा, डगा माँ मैं इतनी देर सोती रही, वो तो चले गए होंगे। मही बेड से उठी और बाथरूम में चली गई और फिर रेडी होकर उसने मृत्युंजय को कॉल किया। मृत्युंजय से बात करने के बाद वो बेकरी के कामों में लग गई थी, उसे अनिकेत का दिया कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था। रात के वक्त आर्या अपने कमरे में बैठी थी। आज उसके घर पर कोई नहीं था, उसके पास बेड पर ही उसका फोन पड़ा था जिस पर संजय की मिस्ड कॉल थी। आर्या बैठे बैठे न जाने क्या सोच रही थी, तभी उसे बालकनी में कोई हलचल हुई। आर्या बालकनी में आ गई। आर्या इधर उधर देखने लगी मगर वहां कोई नहीं था। वो पीछे जाने को हुई तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या ने घबरा कर उस तरफ देखा, वहां संजय खड़ा था। संजय को देखकर आर्या ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम आए कैसे? इस पर संजय ने कहा, उस पाइप से। तो आर्या ने उसे गुस्से से कहा, तुम पागल है, डर वर नहीं लगता तुम्हें? अगर यहाँ से गिर जाते तो पैर टूट जाता तुम्हारा। इस पर संजय ने कहा, लेकिन मैं फिर भी आता। आर्या जो अब तक गुस्से से उसे देख रही थी वो अब अंदर जाते हुए बोली, रात बहुत हो गई है संजय, घर जाओ। तभी संजय भी उसके पीछे आकर बोला, नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे तुमसे बात करनी है आरू। तो आर्या मुड़कर उसे देखने लगी तो संजय ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, आई सॉरी, मैं पता नहीं कैसे, मैं उस दिन बहुत ड्रंक था और मुझे पता चला कि नीरा ने मेरी ड्रिंक में स्पाइक किया था। मैं वहां सिर्फ एक मीटिंग के लिए गया था, मुझे नहीं पता था कि वहां नीरा आ जाएगी। आई सो सॉरी, वो जो हुआ गलती से हुआ। यहाँ उसकी बात सुनते हुए आर्या के चेहरे का रंग पल पल बदलता जा रहा था मगर उसकी आखिरी बात सुनकर उसे एकदम से गुस्सा आ गया। उसने आने दांत पीसते हुए कहा, गलती? इस पर संजय ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा और कहा, हाँ वो सब गलती से हुआ। आर्या ने गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, ओ तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मेरे करीब आना तुम्हारी गलती थी? ये लो अपनी अंगूठी, मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। आर्या ने संजय के हाथ में अपनी अंगूठी निकालकर रख दी तो संजय ने उसे हैरानी से देखा और कहा, आरू मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे हमारे रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरू। इस पर आर्या ने गुस्से से उससे कहा, चुप हो जाओ तुम, तुम्हें तो मेरा करीब आना गलती लगा था ना, फिर अब क्यों मेरे करीब आ रहे हो? तो संजय बोला, आरू मैं। कहते कहते वो कुछ पल रुका फिर बोला, क्या मतलब उस दिन जो हुआ तुम्हें बुरा नहीं लगा? आई मीन मैंने उस दिन। इस पर आर्या ने अपने दांत पीसते हुए कहा, इडियट के इडियट रहोगे, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मंगेतर हो। कुछ दिनों में शादी होने वाली है हमारी, फिर तुम अगर मेरे करीब आओगे तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? संजय आर्या को हैरानी से देखने लगा और बोला, इसका मतलब तुम उन सब के लिए मुझसे गुस्सा नहीं हो? तो आर्या ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं जो गुस्सा हो जाऊंगी।
आर्या की बात सुनते ही संजय ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था, अगर तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगा तो फिर तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। इस पर आर्या ने कहा, वो उस दिन मैंने तुम्हें होटल आते देखा था, मैं वहां अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी, मैंने सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगी, लेकिन जब मैं तुम्हारे रूम में गई थी तो तुम बेड पर लेटे थे और वो लड़की। कहते हुए आर्या एक पल के लिए खामोश हो गई। संजय को भी समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाह रही थी। उसने सारी वीडियो देख ली थी। आर्या ने कहा, उसने मुझसे कहा कि तुम उससे प्यार करते हो और तुम भी बार बार उसका नाम ले रहा थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम भी, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए मैं तुमसे पूछने आई थी, मगर तब तक तुमने मुझे पकड़ लिया और फिर। आर्या को तब से ये गलत फहमी बनी हुई थी। उसे यही लगा था कि संजय शायद उससे प्यार नहीं करता और उसकी गलती थी कि उसने संजय से इस बारे में बात करने की कोशिश नहीं की, मगर जब आज उसने उसे बताया तब उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। संजय ने गुस्से से कहा, इस नीरा को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इस पर आर्या ने कहा, रहने दो, जाने दो उसे, और तुम भी जाओ, रात बहुत हो गई है। तो संजय ने कहा, बिल्कुल नहीं, आज मैं यही रहने वाला हूँ, पाइप से चढ़कर आया, बहुत थक गया। संजय बेड पर जाकर लेट गया तो आर्या ने कहा, अरे उठो जाओ। इस पर संजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया, फिर उसे से कहा, तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हुआ हूं मैं, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी होगी। फिर उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दुर्गा पूजा को अब कुछ दिन गुजर चुके थे। इस बीच मही की रिपोर्ट भी आ गई थी और वो ठीक भी हो चुकी थी। उसकी जो मेडिसिन श्री ने बदली थी वो वापस शुरू कर दी थी। मही ने अब बेकरी जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे अनिकेत का दिया कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा करना था। इस बीच मृत्युंजय मही का पूरा ख्याल रखता था। डांट कर या सख्ती से या प्यार से वो उसे मेडिसिन खाने पर मजबूर कर देता था। मही को अब तक न तो अपनी कंडीशन की खबर थी और न ही अपने मिसकैरेज की। मही और निकिता अब इस फैमिली में ऐसे घुल मिल गए थे जैसे वो हैं हमेशा से इस परिवार का ही हिस्सा थे। मही की बात इस घर में सभी सुना करते थे, यहाँ तक कि निकिता भी उसकी बात टाल नहीं पाती थी। वो तो उसे बहुत मानती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं था। शाम के वक्त रोज कैसल में निकिता परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी विवान अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर निकिता ने गुस्से से कहा, तुम कहाँ थे इतने वक्त से? हाँ, कब से फोन कर रही थी तुम्हें। इस पर विवान ने चील कर कहा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों फोन कर रही थी? मुझे जानती हो कितने इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ बैठा था। तो निकिता ने गुस्से से कहा, तुम्हारे काम से जरूरी और भी कुछ है, जानते हो आज क्या हुआ है? इस पर विवान बोला, क्या हुआ है? तो निकिता ने परेशान होकर कहा, वो। उसके अटकने पर विवान ने चीलकर कहा, निकिता जो कहना है साफ साफ कहो। इस पर निकिता ने कहा, बड़े भाई और भाभी घर छोड़कर जा चुके हैं। निकिता की बात सुनकर विवान ने चौंक कर कहा, व्हाट? इस पर निकिता ने कहा, हाँ, पता नहीं अचानक क्या हुआ, तुम्हें पता है भाभी की क्या हालत थी, वो तो रोक रही थी बड़े भैया को, बाकी सब भी उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन बड़े भैया के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। निकिता की बात सुनकर विवान हैरान रह गया। वो बोला, ऐसे कैसे छोड़कर चले गए, आखिर हुआ क्या है? इस पर निकिता ने कहा, पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि उन्हें घर से जाने के लिए पापा ने कहा था। विवान ने अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, डैड ने इम्पॉसिबल। विवान फौरन स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। स्टडी रूम में आशुतोष बैठा हुआ था। उसकी कलाई पर बैंडेज हुई थी क्योंकि उसकी कलाई टूट जो गई थी। वो देवराज जी से बोला, अंकल मुझे बस मेरी बहन चाहिए। इस पर देवराज जी ने कहा, तुम्हारी बहन सही सलामत तुम्हारे पास वापस आ जाएगी आशुतोष, लेकिन याद रखना कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत न करे। आशुतोष ने उनकी बातों पर अपना सिर हिला दिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजेंद्र जी ने देवराज जी से कह, ये सब भैया आपने उस नैना को बचाने के लिए मृत्युंजय को घर से जाने को कह दिया। तो देवराज जी ने कहा, मैंने जो कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है, पहले ही हम एक दुश्मनी से परेशान हैं, अब एक और दुश्मनी नहीं चाहते। मृत्युंजय नैना को छोड़ दे, यही सही होगा। इस पर राजेंद्र जी ने कहा, और वो ऐसा कभी नहीं करेगा भैया, शांति से सोचिए, भला ये क्या तरीका हुआ किसी को समझाने का, और वो भी मृत्युंजय को। आप जानते हैं कि उसके फैसले कभी गलत नहीं होते। तभी पीछे से कोई बोला, ये तुम्हारी गलत फहमी है राजेंद्र, मृत्युंजय इंसान है और इंसान से गलतियां होती है, मृत्युंजय से भी हुई है, ऐसे में देवराज का फर्ज बनता है कि वो उसे सही रास्ते पर लेकर आए। ये आवाज सुनकर राजेंद्र जी और देवराज दोनों उस तरफ देखने लगे जहां बुआ दादी खड़ी थी। वो अंदर आकर उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। तभी राजेंद्र ने उन्हें देखेकर गुस्से से कहा, मृत्युंजय कोई छोटा बच्चा नहीं है, सालों से इतना बड़ा अंपायर अकेले संभाल रहा है। जिस उम्र में बच्चे ठीक से खुद को नहीं संभल पाते, उस उम्र में उसने पूरा परिवार संभाल लिया था। अगर सब उसकी बात सुनते हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी।
इस पर बुआ दादी ने कहा, मैं मानती हूँ राजेंद्र, लेकिन इस बार मृत्युंजय गलत है। उसने जिस लड़की को पकड़ा है उसका भाई इस घर का दामाद है। अगर मृत्युंजय ने उसे कुछ किया तो ईशा को दिक्कत हो सकती है। तभी पीछे से किसी ने गुस्से भरी आवाज में कह, और मही को जो परेशानी हुई उसका क्या। सब उस तरफ देखने लगे। वो विवान था जो इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो बुआ दादी को देखकर बोला, जो मही के साथ हुआ इस बारे में क्या कहेंगी आप बुआ दादी? उस लड़की की वजह से मही के क्या खोया है इस बात का अंदाजा है आपको? बुआ दादी शांत हो गई, वो कुछ कह नहीं पाए। इधर विवान ने देवराज जी से कहा, क्या कहा आपने जैसे डैड? इस पर देवराज जी ने कहा, मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। मृत्युंजय को नैना को छोड़ना होगा, और ये सिर्फ ईशा के लिए नहीं बल्कि मही के लिए भी सही है। अगर मृत्युंजय ये सब छोड़ देगा तो मही सेफ भी सेफ रहेगी। विवान ने उनकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से पर काबू किया। फिर उनसे कहा, डैड ये आपकी गलत फहमी है। ये सब तब खत्म होगा जब या तो ऋतुजा मरेगा या मृत्युंजय। उससे पहले कुछ भी बंद नहीं होगा। अगर हम सब यहाँ चैन से बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेफ हैं। आप जानते नहीं है कि कैसे मृत्युंजय के लोग हमारे पीछे हमारी परछाई की तरह रहते हैं। वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आपको हो क्या गया है डैड? आप जय को घर से जाने को कह कैसे सकते हैं? इस पर देवराज जो ने गुस्से से कहा, मैंने उससे नहीं कहा था, मैं बस चाहता हूं कि वो नैना को छोड़ दे इसलिए। तभी विवान ने गुस्से से कहा, इसलिए आपने उसे दो ऑप्शन दे दिए कि या तो वो नैना को छोड़ दे या फिर इस घर को। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि मृत्युंजय आपकी बात नहीं से इनकार नहीं करता। इस पर देवराज जी उसे देखने लगे। सही कहा था उसने, उसे देवराज जी की बात से कभी इनकार नहीं किया था। मृत्युंजय जितनी बार इंडिया आया था सिर्फ देवराज जी के कहने पर, उन्होंने ही उसे बुलाया था। बस एक बार शोभित के मरने पर वो अचानक इंडिया आया था। और जैसे मृत्युंजय ने कभी भी देवराज जी की बात नहीं काटी थी, वैसे ही देवराज जी ने कभी मृत्युंजय की बात से इनकार नहीं किया था, क्योंकि कहीं बात इतनी सटीक और सही होती थी कि गलत होने पर गलती नजर नहीं आती थी। लेकिन इस बार जब उन्होंने मृत्युंजय को सानिध्या के बेटे को मारता हुआ देखा था तब से उनके मन में डर बैठा था। वो नहीं चाहते थे कि मृत्युंजय अब किसी और की जान ले, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया था। मगर वो ये भूल गए थे कि अब मृत्युंजय मजबूर नहीं होगा। वो अब पहले वाला मृत्युंजय नहीं था। नैना को तो मृत्युंजय उसके मरने के बाद ही छोड़ेगा। फ्लैशबैक। मृत्युंजय चेयर पर बैठा हुए था और उसके सामने देवराज जी खड़े थे। एक तरफ आशुतोष और दूसरी तरफ राजेंद्र जी खड़े थे। देवराज जी ने कहा, मृत्युंजय कम से कम ईशा के बारे में तो सोचो, नैना को छोड़ दो। इस पर मृत्युंजय ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, छोड़ दूंगा उसके मरने के बाद। आशुतोष उसकी बात सुनकर तड़प गया। वो गुस्से से बोला, खबरदार मृत्युंजय, मेरी बहन को हाथ भी नहीं लगाओगे तुम। देवराज जी ने गुस्से से कह, जय तुम्हारे हर फैसले में हम तुम्हारे साथ थे मगर इस फैसले में नहीं है। इस पर मृत्युंजय ने अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहा, फिर बात करने का कोई मतलब नहीं रह गया डैड। वो वहां से जाने लगा। तभी देवराज जी ने कहा, जय तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें आज फैसला करना होगा, या तुम नैना को छोड़ोगे या फिर इस घर को। ये सुनते ही मृत्युंजय के कदम रुक गए। वही राजेंद्र जी उन्हें हैरानी से देखने लगा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वो देवराज जी के मुंह से कभी ऐसा कुछ सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक मृत्युंजय से किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया था। फिर अचानक उसे घर से जाने को कह देना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा, भैया ये आप। इस पर देवराज जी ने कहा, मैं कह चुका हूं, अब डिसाइड जय को करना है। इस पर मृत्युंजय ने मुड़कर उन्हें देखा और तो देवराज जी ने कहा, याद है तुम्हें जय, तुमने रोज कैसल को मेरे नाम पर किया था और उस हक से अब ये कैसल मेरा है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और मैं तुम्हें अब किसी को मारते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता तुम अब किसी और की जान लो, फैसला तुम्हारा है, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। उनकी बात सुनकर मृत्युंजय ने भारी आवाज में कहा, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है डैड, मेरा फैसला अब भी वही है। मेरी कैद से आजाद होने की कीमत उसकी सांसें है। फिर उसने आशुतोष को अपनी नीली ठंडी आंखों से देखा और कहा, अपनी बहन की लाश लेकर जा सकते हो तुम। आशुतोष को मृत्युंजय की बात पर बहुत गुस्सा आया। उसकी बहन नैना, जिसे उसने अपनी बेटी की तरह पाला था, इसके लिए ये सब बातें सुनना आशुतोष के बर्दाश्त के बाहर थी। लेकिन फिर भी वो चुप रहा, क्योंकि इस वक्त उसे किसी भी कीमत पर अपनी बहन को छुड़ाना था। इधर मृत्युंजय तेजी से कदम बढ़ाकर स्टडी रूम से बाहर आ गया। तभी रास्ते में ही उसे बुआ दादी मिल गई। बुआ दादी उसे देखकर बोली, मैंने कहा था ना कि इस बार तुम्हारी बीवी को बीच में लेकर नहीं आऊंगी। मृत्युंजय चुपचाप उन्हें देखने लगा। तभी बुआ दादी मुस्कुराकर बोली, मैं जो भी करती हूँ मृत्युंजय पूरी तैयारी के साथ करती हूँ, एक बार में ही आखिरी चाल तक पहुंच गई अब। इस पर मृत्युंजय ने उन्हें अपनी नीली आंखों से देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अब आपको संभल कर रहने की जरूरत है। मृत्युंजय वहां से चला गया। इधर पद्मा बुआ दादी के पास आकर बोली,
पिछली बार जब मृत्युंजय गया था तब उसने इतना सब कुछ कर लिया, इस बार वो गया है तो न जाने क्या करेगा। इस पर बुआ दादी ने उसे घूर कर देखा तो पद्मा चुप हो गई। 109 ओवरथिंक मही विवान का गुस्सा, मृत्युंजय का फैसला। मृत्युंजय नीचे आया जहां सब बैठे थे। आदि कॉलेज गया था और अभिषेक, अन्नी, अक्षय ऑफिस गए थे। दादाजी भी घर पर नहीं थे। विवान भी अपनी फार्म गया हुआ था। नीचे निर्मल, शालिनी जी, निकिता और दादी बैठी थी। वही मही अपने दोनों हाथों से खेलते हुए कुछ सोच रही थी। आशुतोष का आना, फिर मृत्युंजय का ऑफिस से आना उसे कोई बड़ी बात लग रही थी और घबराहट भी हो रही थी। मृत्युंजय नीचे आया तभी बीच में निर्मल और शालिनी जी उसके पास आकर बोली, मृत्युंजय क्या हुआ, तुम अचानक आ गए? और आशुतोष क्यों आया है? मृत्युंजय ने उन दोनों की तरफ देखा, फिर कहा, आपको डैड से बात कर लेनी चाहिए। मृत्युंजय की बात उन्हें समझ नहीं आई। तभी मृत्युंजय मही के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो। इस पर दादी बोली, चले, पर कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तभी ऊपर से बुआ दादी बोली, घर छोड़कर जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर सबकी हैरान भरी नजर मृत्युंजय पर चली गई। खुद मही भी उसे हैरानी से देखने लगी। निर्मल जी ने मृत्युंजय के पास आकर कहा, ये सब क्या है मृत्युंजय? इस पर मृत्युंजय ने कहा, डैड का फैसला है मॉम। तो शालिनी जी ने कहा, भैया ऐसा क्यों करेंगे? मृत्युंजय ने कोई जवाब नहीं दिया और मही का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा तो मही ने अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी परेशान भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, ये हमारा घर है, हम अपना घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इस पर मृत्युंजय ने उसे देखा और सख्ती से कहा, चलो यहां से। तो बुआ दादी ने कहा, लगता है मही को अपने पति से ज्यादा इस कैसल की चिंता है। इस पर निकिता ने उन्हें अपनी गुस्से भरी नजर से देखा और कहा, हर इंसान आप जैसा नहीं होता बुआ दादी। निकिता की बात सुनकर बुआ दादी सिर्फ अपने दांत पीस कर रह गई। उन्हें गुस्सा तो बहुत आया था उन्हें, मगर वो कुछ कह नहीं पाए। तभी निर्मल मृत्युंजय से बोली, मृत्युंजय ये कह रहे हो ये तुम्हारा भी घर है, इसे छोड़कर कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। वो वहां से जाने लगी। तभी मृत्युंजय ने कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करेगी वरना फिर मैं लौटकर कभी नहीं आऊंगा। ये सुनकर निर्मल उसे देखती रह गई। वो समझ गई कि मृत्युंजय नहीं रुकेगा। वो बस बेबस सी खड़ी रह गई। वो उसे रोकना चाहती थी मगर अब उनमें हिम्मत नहीं थी। इधर शालिनी जी भी जे परेशान खड़ी थी। उन्होंने मृत्युंजय से कहा, मृत्युंजय मैं जानती हूँ कि तुम कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करते, लेकिन फिर भी एक बार और सोच लो। इस पर मृत्युंजय ने उन्हें देखा और कहा, सोच लिया है छोटी मॉम। उसने इतना ही कहा था तभी देवराज जी और राजेंद्र वहां आ गए। आशुतोष अब भी उनके स्टडी रूम में था। देवराज जी मृत्युंजय से बोले, जय मान जाओ मेरी बात, तुम जाओगे तो इस घर की नींव कमजोर पड़ जाएगी। आशुतोष की बात मान लो। इस पर मृत्युंजय ने मही का हाथ छोड़ा, फिर देवराज जी के सामने खड़ा होकर गहरी आवाज में बोला, पहले फैसला आपका था डैड, मगर अब मेरा है और ये मेरा आखिरी फैसला है। मृत्युंजय की बात सुनकर देवराज जी चुप हो गए। इस पल उन्हें खुद पर गुस्सा भी आया कि उन्होंने वो बात अपनी जुबान से निकाली क्यों। एक बार को वो अपनी जुबान से पीछे हट जाए, लेकिन मृत्युंजय उसकी कही बात पत्थर की लकीर होती थी जिसे न मानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब अगर उसने फैसला लिया था यहाँ से जाने का तो उसे रोक पाना किसी के बस का नहीं था। अपनी बात कहकर मृत्युंजय ने मही का हाथ पकड़ा तो मही ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक बार आराम से बैठकर बात हो सकती है ना, प्लीज। मृत्युंजय ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। मही नम आंखों से उसे देख रही थी, वो उसे न में सिर हिला रही थी। देवराज जी को अब अपनी कही बातों का अफसोस हो रहा था। मही भी उन्हें ईशा जितनी ही अजीज थी, मगर उस वक्त उन्होंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। एक पल के लिए वो अपने कहे शब्द वापस ले भी के तो भी मृत्युंजय अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। मृत्युंजय ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम चलना चाहती हो या नहीं? मृत्युंजय की बात सुनकर मही पहले तो उसे देखने लगी। वो समझ गई कि फिलहाल तो मृत्युंजय कुछ सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछते हुए बिना कुछ कहे हाँ मैं सिर हिला दिया। मृत्युंजय उसे लेकर रोज कैसल से जाने लगा। वहीं निकिता जो आंखों में पानी लिए मही को जाता देख रही थी, उसने अपना फोन निकाला और विवान को कॉल लगा दिया और विवान कॉल नहीं उठा रहा था। फ्लैशबैक एंड देवराज जी को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो इस बात पर टिके हुए थे कि मृत्युंजय को नैना को छोड़ना होगा और मृत्युंजय था जो किसी भी कीमत पर नैना को छोड़ने वाला नहीं था। विवान स्टडी रूम से निकलकर मृत्युंजय को कॉल करने लगा। उधर से मृत्युंजय ने कॉल उठा लिया। इस वक्त विवान वाकई बहुत गुस्से में था। वो मृत्युंजय से बोला, कहाँ हो तुम? उधर से मृत्युंजय ने कहा, शांत हो जाओ विवान। इस पर विवान ने गुस्से से कहा, जय मुझे तुम्हारी कोई बता नहीं सुननी है, तुम कुछ करने से पहले सोचते क्यों नहीं हो? है हर बार अपनी मनमानी करते हो। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
उधर से मृत्युंजय ने कहा, तुम वही रहोगे विवान। इस पर विवान ने कहा, तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगा। मृत्युंजय ने कहा, जोश अच्छी बात है विवान, मगर इस जोश में होश खो देना ये खतरनाक है। मैंने जो किया है सोच समझकर किया है, तुम्हें मेरा एक काम करना है। मृत्युंजय की बात सुनकर विवान कुछ शांत हुआ और बोला, बताओ क्या काम है तुम्हारा। इस पर मृत्युंजय ने कहा, एक ईमेल है, उसे देख लो, सब समझ आ जाएगा। इतना कहकर मृत्युंजय ने कॉल काट दिया तो विवान ने फोन को घूर कर देखा, फिर कहा, कमीना, और अपने कमरे की तरफ आ गया। यहाँ निकिता जो इतनी देर से विवान का इंतजार कर रही थी वो उससे बोली, क्या हुआ, चले भाभी और भैया को लेने। इस पर विवान ने कहा, नहीं अभी नहीं। तो निकिता ने परेशान होकर कहा, पापा नहीं माने। इस पर विवान ने न में सिर हिला दिया तो निकिता ने कहा, मगर विवान ये घर उनका भी है और तुमने ही तो बताया था न कि इसे बड़े भैया ने बनाया है, तो इस पर सबसे ज्यादा उनका हक है। निकिता की बात सुनकर विवान ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ मैंने कहा था, और तुम फिक्र मत करो, वो लोग यहाँ जल्दी आएंगे, बस थोड़ा वेट कर लो। इस पर निकिता ने कहा, मगर भाभी। तो विवान ने कहा, मैंने कहा न, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, सब अच्छा होगा। इधर मुंबई के आउटर में एक बहुत ही शानदार कैसल था जो रात के अंधेरे में वो बहुत चमक रहा था। ये कैसल मृत्युंजय का था जो मीडिया और लोगों की नजरों से दूर था। इस कैसल के चारों तरफ कोई दूसरा घर नहीं था। ये रोज कैसल से भी ज्यादा खूबसूरत और बड़ा था। इसके बारे में विवान और संजय को पता था। मृत्युंजय इस वक्त इस कैसल में बने अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। उसके दोनों हाथ रेलिंग पर रखे हुए थे और वो दूर तक फैले अंधेरे को देख रहा था। किसी की आहट से मृत्युंजय का ध्यान टूटा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां मही खड़ी थी। वो मृत्युंजय से बोली, डिनर नहीं करेंगे। इस पर मृत्युंजय ने कहा, हाँ चलो मैं आता हूँ। मही सिर हिलाकर चली गई। वो नीचे उतर कर आ गई। इस वक्त उसे रोज कैसल की याद आ रही थी। इतनी शांति को आदत नहीं थी। बचपन से लेकर अब तक लोगों से घिरी रही थी वो। इतनी खामोशी से तो उसे हमेशा से डर लगता था और अब ऐसी खामोशी में बैठी थी। उसे सबकी याद आ रही थी। आदि अक्षय वो हर वक्त उसे हंसाते रहते थे। जब वो नई नई रोज कैसल गई थी उन दोनों ने कभी उसे अपने घर की याद नहीं आने दी। और अभिषेक जब से वो आया था तब से वो अपना हर काम उससे पूछकर करता था। वो उसे भाभी माँ सिर्फ कहता ही नहीं था बल्कि मानता भी था। और निकिता जो हमेशा उसके साथ रहती थी उसकी डांट सुनकर भी लोगों की बुराई करना नहीं छोड़ती थी। मही को सबकी याद आ रही थी क्योंकि उसे सबके साथ रहने की आदत जो हो गई थी। हाँ अकेलापन तो नहीं लग रहा था क्योंकि मृत्युंजय उसके साथ था, मगर बुरा लग रहा था। बुरा लग रहा था कि वो लोग घर छोड़कर आए हैं। मही ये सब सोचते हुए अपना काम किए जा रही थी। तभी मृत्युंजय वहां आ गया और अपनी चेयर पर बैठ गया। मही ने मृत्युंजय की प्लेट में खाना लगाया फिर खुद की। डिनर के बीच वहां बहुत शांति थी। मृत्युंजय खाना खाकर वहां से उठकर जाने लगा तभी मही ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कब तक रहने वाले हैं हम यहाँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर मृत्युंजय ने मुड़कर मही को देखा तो मही ने भी उसकी तरफ देखा और कहा, हुआ क्या है। मृत्युंजय ने उसकी बात सुनकर सामने देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है। मृत्युंजय की बात सुनकर मही को गुस्सा आ गया। वो खड़ी होकर बोली, आप मुझे कुछ क्यों नहीं बताते, जब मैं आपसे पूछती हूँ तो आप हमेशा मेरी बात टाल देते हैं। ठीक है अगर आपको नहीं बताना तो मत बताइए, लेकिन इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले सकते हैं। आपको नहीं पता वहाँ वो बुआ दादी वो हमारा घर बर्बाद कर देंगी। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने पहले भी पापा को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। इस पर मृत्युंजय ने उसे शांत करते हुए कहा, वो कुछ नहीं कर पाएंगी। तो मही ने परेशान होकर कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, आप नहीं थे वह मैं थी। मैंने देखा था उन्हें। वो ऐसे कहती है कि लोग उनकी बातों को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस पर मृत्युंजय ने उसे समझाते हुए कहा, डैड किसी बातों में आने वाले नहीं है। मही ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं। मैं जानती हूँ पापा ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी बुआ दादी उनके इंटेंसेस अच्छे नहीं है और ये बात पापा भी नहीं जानते। वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचती, खास करके आपके बारे में। मैं आपसे कह रही हूँ वो कुछ न कुछ जरूर करूंगी। वो सिर्फ इतने पर चुप नहीं रहेंगी। आप प्लीज मेरी बात तो समझिए। वो मही कुछ कहने ही जा रही थी तभी मृत्युंजय ने उसे गले लगाते हुए शांत करते हुए कहा, शुश रिलैक्स, मैं हूं ना। मही अब चुप हो गई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और मृत्युंजय अनजान नहीं था इन सब से। मही एक ओवरथिंकर थी। भले ही उसका तुक गलत नहीं होते थे मगर किसी किसी चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लेती थी और फिर खुद परेशान रहती थी। इसलिए मृत्युंजय उसे सारी बातों से दूर रखता था। अगली सुबह रोज कैसल में आज बिल्कुल पहले की तरह खामोशी थी। सब देवराज जी से नाराज थे। दादाजी आ चुके थे। उन्हें जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी देवराज जी से इस बारे में पूछा। उन्हें भी सबकी तरह पहले देवराज ये फैसला गलत लगा था, लेकिन उनकी बात सुनने के बाद उन्हें वो भी गलत नहीं लगे। इधर अभिषेक और अक्षय तो मृत्युंजय के पास जाना चाहते थे मगर विवान ने उन दोनों मना कर दिया।
वहीं निकिता किचन में थी, वो खाना बना रही थी, लेकिन अकेले तो ये उसका बस में नहीं था। वो रोटी में उलझी हुई थी, तभी पीछे से पद्मा आकर बोली, सुनो, मेरे लिए काफी दे देना। इस पर निकिता ने अपने दांत पीसते हुए उन्हें देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, चाची जी, भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, इनका इस्तेमाल करके खुद के लिए काफी बना लीजिए। निकिता की बात सुनकर पद्मा ने गुस्से से कहा, कितनी बदतमीज हो तुम, बड़ों से बात करना नहीं सिखाया तुम्हें। इस पर निकिता ने अपनी एक भौहें उठाकर कहा, सोच समझकर बोलिए चाची, आज भाभी नहीं है मुझे रोकने के लिए। निकिता की बात पर पद्मा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहां शालिनी जी आ गई। वो बोली, क्या हो रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? शालिनी जी ने पद्मा को देखते हुए कहा तो पद्मा ने मुंह बनाते हुए कहा, अपनी बहू को समझाए, बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चली गई तो शालिनी जी ने निकिता से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर निकिता ने उन्हें रोटी दिखाते हुए कहा, खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। रोटी की हालत देखकर शालिनी जी ने कहा, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, मही को बुलाओ। वो कहते कहते वो एकदम से चुप हो गई। निकिता उन्हें देखने लगी। आजकल सबकी जुबान पर मही का नाम चढ़ गया था। उन्होंने निकिता से कहा, तुम रहने दो, स्टाफ कर लेगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। इधर निकिता तो जैसे राहत की सांस ली, वो हाथ धूलकर बाहर आ गई। दूसरी तरफ मही, जो अभी अभी नीचे आई थी, उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। उसने अपने कदम डोर की तरफ बढ़ा दिए। मही ने डोर खोलकर सामने देखा तो वो हैरान रह गई। दरवाजे पर उसके दादू दादी और शुभ खड़े थे। मही उन्हें देखकर बोली, दादू दादी, आप अंदर आइए। वो सब मही के साथ अंदर आ गए। मही ने उन्हें देखकर कहा, आप सब यहाँ अचानक, और इसका एड्रेस कैसे मिला? इस पर शुभ ने कहा, वो आदि से पता चला, उसने बताया कि आप और जीजू यहाँ है। तभी दादी ने मही से कहा, क्या हुआ मही, सब ठीक है ना? इस पर मही ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं दादी, इनके और पापा के बीच क्या बात हुई और क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, और मैंने पूछा तो भी नहीं बताया। मही के दादू ने कहा, मृत्युंजय है कहा? इस पर मही ने कहा, स्टडी रूम में है, मैं बुला कर लाती हूँ। मही उठकर ऊपर की तरफ जाने को हुई, तभी मृत्युंजय सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गया। उसने अपना बिजनेस सूट पहना हुआ था। मही उसे देखकर बोली, वो आ गए। मृत्युंजय ने मही के दादू और दादी को देखा और आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए, फिर वही बैठ गया। उसने मही के दादू को देखते हुए कहा, आप यहाँ? इस पर उसके दादू ने कहा, हाँ हमें पता चला तो हम बस तुम दोनों को देखने आ गए। आदि ने एड्रेस बताया यहाँ का। उनकी बात सुनकर मृत्युंजय ने अपना सिर हिला दिया। वो समझ गया कि आदि को यहाँ का एड्रेस विवान से मिला होगा। तभी मही बोली, मैं कुछ लेकर आती हूँ। इस पर उसकी दादी ने मना करते हुए कहा, नहीं मही, रहने दे, हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं। तो मही ने कहा, तो कॉफी पी लीजिए, मैं कॉफी ले आती हूँ। इतना कहकर वो उठ गई। मही के दादी और दादू कुछ देर उनके पास रुके, फिर चल दिए। मही और मृत्युंजय उन्हें बाहर तक छोड़ने आए थे। मही अपनी दादी से बात करने लगी। शुभ भी उन्हीं के पास खड़ा था। इधर मृत्युंजय और दादू एक तरफ खड़े थे। दादू ने मृत्युंजय से कहा, मुझे पता चला कि वहां क्या हुआ था, मुझे यकीन है तुमने कुछ न कुछ तो सोचा होगा। मही की फिक्र मत करो, वो जिनसे जुड़ जाती है उनके लिए अक्सर परेशान हो जाती है। दादू की बात सुनकर मृत्युंजय ने अपना सिर हिला दिया। वो तीनों वहां से चले गए। तभी मृत्युंजय मही से बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूं। इस पर मही ने कहा, मुझे भी बेकरी जाना है। मृत्युंजय ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं छोड़ दूंगा। तो मही ने कहा, नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगी, बाद में जाऊंगी, आप ऑफिस चले जाइए। इस पर मृत्युंजय उसे ड्राइवर के साथ जाने का कहकर चला गया। मृत्युंजय के जाने के बाद मही अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद मही रेडी होकर बेकरी के लिए निकल गई। वहां माथा और विक्टर दोनों पहले से ही काम कर रहे थे। शुरू में तो उन्हें यहाँ रॉकी की वजह से आना पड़ा था, लेकिन अब उनका यहाँ मन लग गया था। मही और वो सब साथ मिलकर काम करते थे, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। अब तो वो दोनों यहाँ खुशी खुशी यहाँ आ जाते थे। बेकरी में इतने नहीं, लेकिन थोड़े बहुत लोग आते थे। यहाँ आकर वो लोग दोबारा किसी बेकरी की तरफ जाते ही नहीं थे। शीतल भी अपना काम बखूबी करती थी, वो सारा मैनेजमेंट संभाल लेती थी। शीतल और मही की गैरमौजूदगी में ग्लोरी को रिया और दादू संभाल रहे थे। मही सबके साथ किचन में थी। उसे अनिकेत का दिया ऑर्डर पूरा करना था, जिसमें मुश्किल से 7 दिन बचे थे। रोज कैसल आदि कॉलेज से अभी अभी आया था और बिना किसी से बात किए अपने कमरे में चला गया। उसे ऐसे देखकर अक्षय और अभिषेक एक दूसरे को देखने लगे। वो दोनों उठकर उसके कमरे में गए, जहां आदि अभी अभी बाथरूम से निकल कर आया था। अक्षय ने उससे कहा, क्या हुआ आदि, हम तुझे कितनी देर से आवाज दे रहे थे, तूने सुना ही नहीं? इस पर आदि बोला, ओ मेरा ध्यान नहीं था, शायद इसलिए नहीं सुना। आदि की बात सुनकर अभिषेक ने कहा, तो तेरा ध्यान कहाँ था?
इस पर आदि ने कहा, यार भाई को भाभी माँ के साथ यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, मुझे उनके खाने की बहुत याद आ रही है। आदि की बात सुनकर अक्षय और अभिषेक उसको घूरने लगे तो आदि हड़बड़ाकर बोला, क्या हो गया? इस पर अक्षय ने कहा, तो तुझे भाभी माँ की याद नहीं आ रही, उनके खाने की याद आ रही है। आदि ने अक्षय को चीर कर देखा और कहा, मुझे दोनों की याद आ रही है, वो जब थी तो कितना अच्छा लगता था, कल से वो नहीं तो बहुत खाली खाली लग रहा है। ये कहते हुए वो उदास होकर बैठ गए। आदि की बात सुनकर अक्षय और अभिषेक भी उदास हो गए और बोले, सही कहा तूने। उन सब की बात सुन रही निकिता वहां आकर बोली, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़े भैया और भाभी जल्दी रोज कैसल वापस आएंगे। निकिता की बात सुनकर सब अपनी चमकती आंखों से उसे देखने लगे। अक्षय बोला, सच में भाभी? इस पर निकिता ने कहा, हाँ, लेकिन तुम लोग ये बातें किसी के सामने बोलना मत, विवान ने मना किया है, और जब तक वो यहाँ नहीं आती तब तक के लिए हम उनसे मिलने तो जा सकते हैं। निकिता की बात में दम तो था, मही यहाँ नहीं आ सकती लेकिन वो सब तो मिल सकते थे, और मृत्युंजय भी उन्हें कैसल आने के लिए कभी मना नहीं करेगा। आदि तो निकिता की बात सुनकर उसके गले लगते हुए बोला, क्या आइडिया देती हो भाभी आप, यू आर जीनियस। इस पर निकिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जीनियस तो मैं बचपन से ही हूं, और अब छोड़ोगे मुझे या जान से मारने का इरादा है? आदि ने जल्दी से उसे छोड़ दिया। तभी अभिषेक ने कहा, तो कब चलना है? इस पर निकिता ने कहा, जब भी चलना है चुपके से चलना है, हमारे घर में घूम रही पिशाचिनी दादी को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। पिशाचिनी दादी सुनकर वो तीनों उसे नासमझी से देखने लगे तो निकिता ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, बुआ दादी की बात कर रही हूँ, अब ये सब छोड़ो, नीचे चलकर खाना खा लो, मैंने बनाया है। निकिता की आखिर में कही बात सुनकर वो तीनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी अक्षय बोला, भाभी वो मेरा न बहुत पेट भरा है, मैं आपके हाथों का खाना किसी और दिन ट्राई करूंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी अभिषेक ने कहा, हाँ भाभी, और मेरा भी बहुत पेट भरा है, इसलिए मैं तो अभी कुछ खाने से रहा। तो निकिता ने आदि को देखा और कहा, तुमने कुछ नहीं खाया होगा, तुम चलो। इस पर आदि ने ना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं भाभी, मैंने भी कॉलेज में शुभ के साथ खा लिया था, अब तो मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। निकिता उन तीनों को घूरते हुए बोली, हो गया तुम लोगों का, मैं मजाक कर रही थी, खाना मैंने नहीं, सैफ ने बनाया है। उन तीनों के तो जैसे जान में जान आए, वो बोले, ओ अच्छा, ऐसा कहना चाहिए था ना, चलो चलते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। निकिता उन तीनों को देखती रह गई और खुद से बोली, क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? वैसे बुरा तो बनाती हूँ। आज के लिए इतना ही यार, थक गई हूँ आज बहुत। पहले तो सोच रही थी कि लेट हो जाऊंगी, लेकिन चलो टाइम से चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अब मृत्युंजय मही अलग हो गए हैं तो कुछ रोमांटिक तो होना चाहिए। वैसे तो आज दिखा देती, लेकिन अब स्पेस नहीं है, इसलिए कल दिखाऊंगी। ओके बाय। कमेंट जरूर करना दोस्तों, और अगर इनसे रिलेटेड वीडियो चाहिए और कैसी चाहिए इसका भी कमेंट कर देना। फिलहाल तो मैं एक वीडियो भेज रही हूँ मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, उस वीडियो पर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, बड़ी मेहनत से बनाई थी मैंने। बाय। च 110 ए नाइट ऑफ लव, पैशनेट एंड हार्श मॉर्निंग। रात के वक्त मही आज बेकरी से जल्दी आ गई थी, वो शाम के 4 बजे ही आ गई थी, वैसे वो 9:30 बजे तक आती थी। वो फ्रेश होकर गार्डन की तरफ चली गई। यहाँ का गार्डन बहुत बड़ा था जहाँ कई सारे प्लांट्स लगे थे। शाम का वक्त ठंडी ठंडी हवा में मही को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर 2 लेडी स्टाफ खड़ी थी, चीनी और एलिजा। उन दोनों की उम्र 31 से ऊपर ही थी, उन्हें यहाँ मही के लिए ही रखा था। मही गार्डन में घूमते हुए दूसरी तरफ आ गई जहां स्विमिंग पूल था, उसके पास एक टेबल चेयर पड़ी थी। मही वही आकर बैठ गई। वो अभी बैठी ही थी तभी उसके फोन पर निकिता का वीडियो कॉल आ गया। मही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आ गई, उसने कॉल उठा लिया। उधर निकिता, शालिनी, निर्मल तीनों ही नजर आ रहे थे। निर्मल और शालिनी जी को मृत्युंजय से ज्यादा मही की फिक्र थी, क्योंकि मृत्युंजय से ज्यादा वक्त मही उनके साथ गुजारती थी, इसलिए उन्हें मही से लगाव ज्यादा था। हाँ, इसका मतलब ये नहीं था कि मृत्युंजय से कम था, उससे भी था, मगर उन्हें उसकी इतनी फिक्र नहीं होती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मृत्युंजय खुद का ध्यान रख सकता है और हमेशा से रखता आया है। निर्मल ने मही से कहा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? इस पर मही ने कहा, मैं ठीक हूँ माँ, आप सब कैसे हैं? तो शालिनी जी ने कहा, यहाँ सब ठीक है, और तुम यहाँ की ज्यादा टेंशन मत लो, तुम खुद का और मृत्युंजय का ध्यान रखो। इस पर मही ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी निकिता ने कहा, वैसे भाभी आप है कहाँ, मतलब मुंबई में ही है? तो मही ने कहा, हाँ मुंबई के आउटर में है। तभी निर्मल जी ने कहा, मही तुम मृत्युंजय से कहो कि वो घर वापस आ जाए, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। इस पर मही ने कहा, मैं कोशिश करूंगी माँ।
उसकी बात सुनकर शालिनी जी ने कहा, हाँ जल्दी मना लेना उसे, क्योंकि यहाँ तुम्हारी बहुत जरूरत है। निकिता की हाथ की रोटियां खाकर मन तो भर जाता है मगर पेट नहीं भरता। अब तुम जल्दी आ जाओ और इसे भी कुछ सिखा दो। उनकी बात सुनकर निकिता का तो मुंह बन गया, वहीं मही हंसने लगी। शालिनी जी की बातों से उनके बीच का माहौल बदल चुका था। वो चारों काफी देर तक एक दूसरे से बात करते रहे। बात करने के बाद मही उठकर अंदर चली गई। रात के 9 बजे मही ने डिनर बना लिया था और मृत्युंजय के आने का अभी कोई अता पता नहीं था। तो मही ने किचन से आकर चीनी से लाइब्रेरी के बारे में पूछा तो वो उसे लाइब्रेरी की तरफ ले गई। वो लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। मही से अपने पढ़ने के लिए किताबें ढूंढने लगी, तभी उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी जिसमें पॉवल लिखा हुआ था। मही ने उसका नाम पढ़कर उसे रख दिया। फिर वो दूसरे सेक्शन में गई जहाँ की किताबें पर शायद ही किसी का ध्यान जाता होगा। मही ने वहां से एक किताब उठा लिया जिस पर लिखा था चंद्रकांता। मही ने उसे उठा लिया और उसे लेकर एक सोफे पर बैठ गई। उसने अभी यही कुछ 2 या 3 पन्ने पढ़े थे, तभी डोर पर चीनी आकर बोली, मैडम आप डिनर नहीं करेगी? इस पर मही ने अपनी किताब की तरफ देखते हुए कहा, अभी नहीं करूंगी। तो चीनी ने कहा, ओके मैडम। वो जाने लगी तो मही ने आवाज देते हुए कहा, जब आपके सर आ जाए तो आप मुझे बुला लेना। इस पर चीनी अपना सिर हिलाकर चली गई। रात के 10 बजे कैसल में मृत्युंजय की कार एंटर हुई। इधर मही को आवाज सुनाई नहीं दी, वो किताब में ही खोई हुई थी। और फिर लाइब्रेरी में बाहर की आवाज आना थोड़ा मुश्किल था। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी का डोर खुला तो मही का ध्यान टूट गया। वो एक पन्ने को पलटते हुए बोली, मैंने कहा था ना जब तुम्हारे सर आए तब मुझे बुला लेना, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं आज डिनर उनके साथ ही करूंगी। इस बीच मही ने जरा भी जहमत नहीं कि एक बार पलटकर ही देख ले कि चीनी है भी या नहीं। दरअसल अभी अभी कुछ देर पहले चीनी उसे डिनर के लिए पूछने आई थी, जिस पर मही ने उससे मना कर दिया था, इसलिए उसे लगा कि दोबारा भी वही होगी। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां कोई नहीं था। तभी उसने पलटकर अपने दूसरी तरफ देखा और चौंक कर कहा, आप इतनी जल्दी? ये कहते हुए उसने दीवार घड़ी की तरफ अपनी नजरें कर ली, जिस पर सुई का कांटा 10 बजे का वक्त दिखा रहा था। वो अपने टाइम से ही आया था, बस मही को इस बात का एहसास नहीं हुआ। मही अब मृत्युंजय को देखकर बोली, आवाज नहीं दे सकते थे? इस पर मृत्युंजय ने बिना कुछ कहे अपने साथ लाया हुआ पैकेट टेबल पर रख दिया। मही ने उसे देखकर कहा, ये क्या है? इस पर मृत्युंजय ने उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, वही जो तुम्हें पसंद है। तो मही उसे देखने लगी, फिर एकदम से बोली, चॉकलेट केक। इस पर मृत्युंजय ने हाँ में सिर हिला दिया। चॉकलेट केक के नाम से ही उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मही ने अपने हाथ में पकड़ी बुक वही रख दी, फिर उसकी टाई को निकालते हुए कहा, आपका दिन कैसा गया? इस पर मृत्युंजय ने कहा, अच्छा था। तो इस पर मही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप चलकर फ्रेश हो जाए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ, बहुत भूख लग रही है। मही मृत्युंजय की गोद से उठकर उस पैकेट को उठाकर बोली। मृत्युंजय भी खड़ा हो गया। वो दोनों ही लाइब्रेरी से बाहर आ गए। मृत्युंजय रूम की तरफ चला गया और मही किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद मृत्युंजय वापस नीचे आया। मही डाइनिंग टेबल पर खाना लगा चुकी थी। चीनी और एलिजा दोनों मृत्युंजय के आते ही चली गई थी। मृत्युंजय अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और मही ने उसके प्लेट में खाना लगा दिया, फिर अपनी प्लेट में लगा लिया। खाने के बाद मृत्युंजय के फोन पर विवान का कॉल आ गया और मही अपना चॉकलेट केक लेकर कमरे में चली गई। जब से मही हॉस्पिटल से आई थी तब से वो बहुत बार चॉकलेट केक खा चुकी थी, वरना इससे पहले तो मृत्युंजय उसे खाने ही नहीं देता था। मही सोफे पर बैठी अपना केक खत्म कर रही थी, तभी मृत्युंजय वहां आ गया। उसने जैसे ही मही को देखा तो एक पल के लिए उसे देखता रह गया, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके एक गहरी सांस ली और अपना लैपटॉप लेकर मही के बराबर में बैठ गया। तभी मही ने उसे देखा और फिर एक चम्मच उसके आगे करते हुए कहा, आप खाएंगे? इस पर मृत्युंजय ने कहा, नहीं तुम खाओ। तो मही ने कहा, अरे खाकर तो देखिए, आपकी सिगरेट से तो अच्छी ही होती है। आखिर में कहते हुए मही ने अपना मुंह बिगाड़ लिया, जैसे मानो सिगरेट कितनी ही बुरी चीज हो, और वैसे वो बुरी तो थी मगर मृत्युंजय की लत थी। मही के दोबारा कहने पर मृत्युंजय ने उसे देखा और अपना लैपटॉप टेबल पर रखते हुए अपने हाथ से उसके हाथ को दूर हटाया, फिर उसके सिर के पीछे हाथ रखते हुए उसके होठों को ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। मही को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो अपनी बातों में खोई हुई थी, और जब तक समझ में आया तब तक तो मृत्युंजय उसका मुंह बंद कर चुका था। मृत्युंजय ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा और अपने ऊपर बैठा लिया। मही के हाथ में पकड़ी चम्मच तो बहुत पहले ही छूटकर टेबल पर गिर चुकी थी। मही का एक हाथ उसके शर्ट के कॉलर पर था तो दूसरा उसके सीने पर, जिससे वो मृत्युंजय को खुद से दूर करने के लिए पीछे की तरफ धकेल रही थी। लेकिन मृत्युंजय अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला, लेकिन मही की बार बार की ये कोशिश उसे गुस्सा जरूर दिला सकती थी।
उसने मही के हाथ को अपने सीने से हटाकर पीछे की तरफ उसकी कमर से लगा दिया। मही ने अपनी आंखें मींच ली क्योंकि उसे थोड़ा सा सही मगर दर्द तो हुआ था। उसकी सिसकी की आवाज तो गले में घुटकर रह गई। मही की सीने में होती हलचल मृत्युंजय को साफ मालूम पड़ रही थी। उसने मही की नाजुक कलाई को पकड़े हुए उसे अपनी तरफ नजदीक कर लिया, फिर उसकी कलाई को छोड़ते हुए उसके गले में पड़ा दुपट्टा निकालकर नीच जमीन पर गिरा दिया। उन दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल चुकी। थोड़ी देर बाद जब मृत्युंजय ने उसे छोड़ा तो मही गहरी सांस लेते हुए उसे नाराजगी से देखने लगी क्योंकि उसका चॉकलेट केक अभी तक खत्म नहीं हुआ था। मृत्युंजय ने उसकी आंखों में दिखती नाराजगी को परे रखते हुए उसकी कमर पर हाथ रखकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके बालों से स्टिक निकालते हुए उसके बालों को एक तरफ करके उसकी पीछे डोरी को नीचे खींच लिया। उसकी इस हरकत से मही की नाराजगी हवा हो गई। उसने अपनी पीठ मृत्युंजय के सीने से चिपका कर बैठ गई क्योंकि उसके इस सूट में काफी नीचे तक सिर्फ डोरियां थी। मृत्युंजय ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसके ढीले हो चुके सूट को कंधे से नीचे कर दिया और अपने तपते होठों को वहां रख दिया। मही उसके होठों की छुअन से एक पल के लिए सिहर गई। वो कसमसाती हुई अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोली, मेरे केक मुझे खाने दीजिए। मृत्युंजय उसकी बात काटते हुए गहरी और इंटेंस आवाज में बोला, मैं और ले आऊंगा। मृत्युंजय ने उसके कान में जाकर ये कहा था। उसकी इंटेंस आवाज मही के बॉडी में अलग ही सेंसस पैदा कर रही थी। मही के गाल इस हद तक लाल थे कि मानो सारा खून सिमटकर उसके चेहरे पर आ गया हो। मृत्युंजय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ लेकर जाने लगा। इस बीच मही ने उसे खुद को छोड़ने को कहा मगर मृत्युंजय उसकी सारी बातों को अनसुना करके उसे बेड पर बड़े आराम से लेटाकर एक बार फिर शिद्दत से उसके होठों को बंद कर दिया। मही जो अपने केक की तरफ देख रही थी वो इस बार मृत्युंजय की शिद्दत से कांप चुकी थी। उसकी आंखें जो कुछ पहले उसे नाराजगी से देख रही थी अब उनकी पलकें फड़फड़ाने लगी थी। मृत्युंजय तो उसे मोहलत दे रहा था लेकिन ये तो उसकी गलती थी जो उसके अरमानों को हवा दे चुकी थी। लेकिन वो भी तो अनजान थी मृत्युंजय के इरादों से जो कब क्या होते थे क्या पता। मृत्युंजय बेहद जुल्म कर रहा था उसके नाजुक होठों के साथ और मही उसके शिकंजे में फंसी अपनी बढ़ती धड़कनों को कंट्रोल कर रही थी क्योंकि मृत्युंजय से छूटना तो उसके लिए अब नामुमकिन था। मही अब ब्रीथलेस हो चुकी थी। वो मृत्युंजय के सीने पर हाथ मारकर उसे धक्का देने लगी मगर मृत्युंजय उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़ते हुए बेड की तरफ पुश किया। मही का चेहरा लाल हो गया। अपनी मनमर्जी के मुताबिक मृत्युंजय उससे दूर हुआ तो मही अपने निचले होठ को अपने दांतों में फंसा कर अपनी सांस को कंट्रोल करने लगी कि बस वो इस वक्त तेज न चले। मही के होठ लाल हो गए थे। वो साफ साफ मृत्युंजय की गई जातियों को दिखा रहे थे और मृत्युंजय उसकी नजर जो तो अब भी मही के होठों पर बनी हुई थी। पहले दिन से ही वो इनका तलबगार हो चुका था। मृत्युंजय ने उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। इधर मही को जब अपने ऊपर मृत्युंजय की गर्म सांसें महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें खोल ली। मृत्युंजय की ये सांसें ही उससे मदहोश करने के लिए काफी थी, इसलिए तो उसकी आंखों से मही का शर्म से बुरा हाल हो जाता था। मृत्युंजय का हाथ मही की कमर से ऊपर की तरफ जाने लगा। उसके छूने का अंदाज कुछ ऐसा था कि मही रेसिस्ट नहीं कर पाती थी। मही कुछ कहना चाहती थी मगर मृत्युंजय की शिद्दत भरी हरकतें उसे सिसकियां लेने पर मजबूर कर देती थी और ये मृत्युंजय को उकसाती थी। वो तो मही के करीब आकर सब कुछ भूल जाता था। न चाहते हुए भी मही कुछ ऐसा असर करती थी उस पर। वैसे तो मृत्युंजय उससे हर वक्त नरमी से पेश आता था लेकिन इस वक्त उसकी लत उस पर इतना हावी होती थी कि उसकी जुनूनियत मही को बेबस कर देती थी। मृत्युंजय मही के सूट के दो हिस्से कर चुका था और वो अब किस कोने में पड़े थे ये तो उन्हें भी नहीं पता था। कमरे में पहले ही एक पीली लाइट जल रही थी और बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। सुबह से ही मौसम कुछ खराब था। मौसम में कुछ नमी थी मगर कमरे में उस नमी का कोई असर नहीं था। मही और मृत्युंजय ब्लैंकेट में लिपटे हुए थे। मही की बॉडी मृत्युंजय के होठों को महसूस करते हुए शिवा कर रही थी। घबराहट और शर्म से मही के फड़फड़ाती पलकें कभी बंद होती तो कभी खुलती और कभी मृत्युंजय की जरा सी सख्ती पर कस बंद हो जाती। मही का हाथ मृत्युंजय के बालों में घूम रहा था और दूसरा मृत्युंजय के ही हाथ में था। मृत्युंजय ने उसे अपनी दोनों बाहों के बीच समेट रखा था। वो अब काफी दिनों बाद उसके करीब आया था और इसलिए उसकी शिद्दतें मही को सुकून के साथ दर्द भी दे रही थी। मही के प्यालों की छन छन की आवाज थोड़ी तेज थी, साथ ही मही की सिसकियां अभी भी रुकी नहीं थी। उन दोनों बीच इंच भर का फासला भी नहीं था। मही की तेज चलती धड़कनें मृत्युंजय को साफ महसूस हो रही थी। रूम में ऐस बड़ी ही था मगर फिर भी मही पसीने से तर थी। उसकी लाख मना करने के बाद भी मृत्युंजय अपनी मनमानी करता रहा। उसके इनकार के बावजूद वो गहराई से उसके शरीर को छू रहा था जैसे उसे नहीं उसकी रूह को महसूस कर रहा हो। मही की बहकती आवाजें सुनकर मृत्युंजय उसके साथ और भी जुनून के साथ पेश आता। उसकी इस बेसब्री से मही निढाल सी उसकी बाहों में पड़ी थी मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। देर रात तक मही की सिसकियां की और गहरी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी।
अपनी मनमानी करने के बाद मृत्युंजय ने उसे छोड़ा था, लेकिन अपनी बाहों से आजाद फिर भी नहीं किया था। मही भी थककर चूर उसकी बाहों में सो गई। वो इतनी थकी थी कि एक बार उसने आंखें खोलने के जहमत नहीं की। मृत्युंजय ने उसके फोरहेड पर किस किया, फिर उसे अपनी बाहों के बीच और भी कसकर समेट लिया। अगली सुबह मही उठी तो उसकी नजर मृत्युंजय पर गई, जिसकी आंखें बंद थी। उसने टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। मही के चेहरे पर अब भी थकान भरी सिकन थी, मगर अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठने लगी, तभी मृत्युंजय एक झटके से मही के ऊपर आ गया। मही ने उसे हैरानी से देखा और कहा, आप जग रहे थे। मही की बातों को नजरअंदाज करते हुए मृत्युंजय ने कहा, कहाँ जा रही हो? साथ ही वो उसके नेक के पास अपने होठ भी घुमाए जा रहा था। मही ने धीमी आवाज में कहा, छोड़िए, सुबह हो गई। बाहर सुबह तो हो गई रही, मगर उनके कमरे में अभी भी अंधेरा था और मृत्युंजय उसका कोई इरादा ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि वो मही की बात मानने के मूड में था। मही जो पहले ही उसकी कुर्बत में अपनी सारी ताकत खो चुकी थी, उसकी धड़कनें फिर से तेज हो गई थी। मृत्युंजय के हाथ मही की खुली कमर पर लगातार घूम रहे थे, इसलिए मही का शरीर में कंपकपाहट हो रही थी। उसने मृत्युंजय के सीने पर हाथ उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए धीमी और नाराजगी भरी आवाज में कहा, प्लीज छोड़िए। तभी मृत्युंजय ने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ा, फिर उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। मही उसके होठों की छुअन पर तड़प कर रह गई। धीरे धीरे मृत्युंजय फिर एक बार उसके शरीर में डूबता चला गया और मही वो तो उसकी मनमानियों के आगे हार चुकी थी, जो उसे एक पल की भी राहत नहीं दे रहा था। मृत्युंजय के आगे मही का वजूद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अगर लोग दिख रहा था तो मृत्युंजय की मस्कुल पीठ, जो इस अंधेरे में थोड़ी ही नजर आ रही थी। मही के हाथ मृत्युंजय के हाथों की पकड़ से छूटने को मचल रहे थे, मगर फिर उसकी सिद्धतों से निढाल होकर वापस उसके हाथ को कसकर पकड़ लेते। मही की पलकें भी भीग चुकी थी। उसकी तेज सांसें और गहरी सिसकियां साफ बयां कर रही थी कि मृत्युंजय उसके साथ कितना हौस और पैशनेट है। एक घंटे बाद मही मृत्युंजय के सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसके गर्दन पर उभरे निशान अब लाल से नीले हो चुके थे। मही का चेहरा चमक रहा था, उसकी शाइन ही कुछ अलग लग रही थी, मगर माथे पर थकान की लकीरें भी दिखाई दे रही थी। मही का अभी उठने का कोई इरादा नहीं था, वो चैन से सोना चाहती थी। वहीं मृत्युंजय उसके सिर को सहलाए ऊपर सीलिंग को देख रहा था। वो सोया तो था, मगर उसकी नींद अपने टाइम पर खुल गई थी। उसने टाइम की तरफ देखा, जहां अब 8:30 बज रहे थे। मृत्युंजय आज जिम नहीं गया था। उसने मही को देखा, फिर उसका सिर पिलो पर रख दिया। ठीक उसी वक्त मही की आंख खुल गई। उसकी आंखों में अभी नींद थी। उसने अपनी नींद भरी आंखों से मृत्युंजय को देखा तो मृत्युंजय ने उसके फहद पर किस करते हुए कहा, ऑफिस बीबी। इस पर मही ने अपनी आंखें बंद कर ली। वैसे भी कल रात मृत्युंजय ने कम परेशान नहीं किया था। मही को नींद से जायद थकान थी। मृत्युंजय ने कुछ पल उसे देखा, फिर उठने को हुआ तो मही ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। मृत्युंजय ने उसे देखा तो मही ने कहा, मेरा चॉकलेट केक ले आना शाम को। मही की बात सुनकर मृत्युंजय के चेहरे पर एक छोटी सी हंसी आ गई। उसने हाँ में सिर हिलाया, फिर बेड से उठकर खड़ा हो गया। वो बाथरूम में चला गया और लगभग 1 घंटे बाद रेडी होकर कमरे में वापस आया। उसने सारे कर्टन बंद किए, फिर मही के पास आकर उसके होठों पर एक छोटी सी किस करके बाहर आ गया। कुछ वक्त पहले जहां उसके चेहरे पर नरमी थी, वहां अब कोल्ड एक्सप्रेशन हो चुके थे। थोड़ी देर बाद मही सोकर उठी। उसने अपने साइड देखा, जहां मृत्युंजय नहीं था। वो समझ गई कि वो ऑफिस चला गया है। मही खुद भी उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। वो रेडी होकर बाहर आई। उसने एक व्हाइट कलर की मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी बलून स्लीव्स थी। वो बेहद खूबसूरत था। मही रेडी होकर किचन की तरफ गई। उसने ब्रेकफास्ट बनाया, फिर उसे ड्राइवर के हाथ मृत्युंजय के ऑफिस भेज दिया। अब मही अपनी बेकरी के लिए निकल रही थी। वो पार्किंग की तरफ गई, जहां बहुत सारी गाड़ियां थी। मही उनके से एक गाड़ी की चाबी ड्राइवर से मांग ली और कहा, आप रहने दीजिए, कार मैं खुद ड्राइव करूंगी। वो ड्राइवर मही से ना नहीं कह पाया। उसने मही को चाबी दे दी। मही ने कार स्टार्ट की और अपनी बेकरी की तरफ दौड़ा दी। जैसे ही मही सिग्नल के करीब आए, उसने अपनी कार रोक दी, फिर ग्रीन सिग्नल को देखते ही आगे बढ़ा दी। वो अभी थोड़ी दूर चली थी कि तभी एक छोटा बच्चा अचानक उसकी कार के सामने आ गया। मही ने उसे देखकर अचानक अपनी कार रोक दी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बच्चा मही की कार से टकरा चुका था। अचानक कार रोकने की वजह से मही भी एक तेज झटका लगा और उसके पेट में तेज दर्द उठा था। मही ने सामने चौंककर सामने देखा, जहां वो बच्चा बीच सड़क पर गिरा हुआ था।